हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 6th पार्ट। तो हमने पिछले 5 पार्ट को अपलोड कर दिया है, जहां पर हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेन के बारे में। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि हम वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस के बारे में, लाइकेन के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. विटेकर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम ऑफ ए सेलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये बात है कि जो आपके वायरस होते हैं, वायरोइड्स होते हैं और जो आपके लाइकेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वायरस है, वायरोइड्स है और लाइकेन है, प्रायोन्स वगैरह है। तो इन सब को कोई भी जगह नहीं मिला था जो आर.एच. विटेकर ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें इनको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हीयर, तो उनको यहाँ पर बताया हुआ है एनसीईआरटी में लास्ट में। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थे। नेक्स्ट देखिए क्या बताया हुआ है। ऑल ऑफ अस हु आर सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो वाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। अब जाहिर सी बात है, जिसको सर्दी लगी है या फिर जिसको फ्लू हुआ है तो उसको पता है कि वायरस का क्या इफ़ेक्ट होता है अपनी बॉडी पर। हमारा पूरा हेल्थ ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत ही बुरी हालत कर देता है वायरस जो होता है ना। even if we do not associated with it with our condition, virus did not find a place in classification since they are not considered ट्रू लिविंग। यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि जो आपके वायरस होते हैं इनको कंसीडर ही नहीं किया गया कि ये ट्रू लिविंग होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि वायरस जो होते हैं इनको मतलब कोई भी जगह नहीं दिया गया क्लासिफिकेशन में और इनको कंसीडर भी नहीं किया गया ट्रू लिविंग के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, उसे देखते हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल रहा है। इस चीज़ को हम लोग जो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है इसको वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वहाँ की क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है किसी भी सेल का, है ना, कुछ सेल स्ट्रक्चर होता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो आपके ये वायरस होते हैं ना, ये आपके कैसे होते हैं, लिविंग नहीं होते। और यहाँ पर आपको जो लिविंग का जो पैरामीटर बता रहा है कि लिविंग के पास क्या होता है, एक सेल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक सेल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कि आपका जो लिविंग होता है ना, उस लिविंग के पास क्या होता है, एक सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो आपके वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। देखिए लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि आपको जो वायरस होते हैं ना ये नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। देखो इनर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ से वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई वायरस किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, अगर कोई वायरस मान लो इसको इन्फेक्ट करना है लेकिन अगर इसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर है, अगर वो बाहर है तो कैसा, वो इनर्ट होगा। कैसा होगा? इनर्ट होगा। इट मीन्स वो किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो इनर्ट होगा और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वंस दे infect a cell that take over the machinery of the host cell to replicate themselves। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आपका कोई वायरस होगा, जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उस होस्ट सेल का जो मशीनरी होता है ना, जितना भी उसका सिस्टम होता है, उसको सारा कुछ क्या करता है, वो टेक ओवर कर लेता है। और क्या करता है, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, यानी कोई होस्ट के अंदर जाके उसकी मशीनरी को कंट्रोल करके खुद रेप्लिकेट करता है। इसको हम एक चीज़ से आइए समझते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वायरस है, वो अभी बाहर है। वो कहाँ है? वो बाहर है। तो वो कैसा होगा, बिल्कुल ही वो आपका कैसे होगा, वो बिल्कुल ही आपका कैसा होगा, इनर्ट होगा। क्या होगा? इनर्ट होगा। ठीक है, और सेकंड केस हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है हमारे पास? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट इस केस में क्या हुआ,
जो आपका ये वायरस है ना वो उसके अंदर बॉडी के अंदर चला गया, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका वायरस अंदर चला गया बॉडी के, तो वो क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा और इसकी जो मशीनरी होती है ना, इसकी जो मशीनरी होती है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, उसको ये टेक ओवर करता है। क्या करता है, इसको टेक ओवर कर जाता है। इट मीन सारा जितना भी उसका फंक्शन होता है ना, उसको वो कंट्रोल करने लगता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि जब भी वायरस किसी होस्ट के अंदर जाता है तो वो उसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। बट अगर वो किसी होस्ट के बाहर है, किसी लिविंग के बाहर है, तो उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए, अगर वो बाहर है तो नॉन लिविंग रहेगा और वो इनर्ट रहेगा। बट अगर वो इन्फेक्ट कर देगा तो कैसा होगा, लिविंग हो जाएगा और वो उस होस्ट की मशीनरी को क्या करेगा, टेक ओवर कर जाएगा और सारे अपने फंक्शन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा और अपने आप को क्या करेगा, बहुत सारा रेप्लिकेट करेगा। इस वर्ड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, क्या करेगा, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा वायरस के बारे में, कि कब वो इनर्ट होता है और कब वो रेप्लिकेट करता है खुद को, ठीक है। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी पूछ रहा है, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये सवाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जो वायरस है उसको आप लिविंग कंसीडर करते हो या फिर आप उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हो, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपने देख सकते हो, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। तो इसको आप खुद सोच सकते हो इस चीज़ को कि अगर वो इन्फेक्ट नहीं कर रहा है तब तो नॉन लिविंग है, लेकिन इन्फेक्ट कर रहा है तो लिविंग है। तो इसीलिए इसको हम, जो आपका वायरस होता है ना, इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग का बीच का जो होता है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं कि एक लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को खूब शेयर करिए, ठीक है। और आपको जैसा भी लगता है वीडियो आप बता सकते हो, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और आप इसको खूब शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ करिए, ठीक है। आपको जो भी जूनियर्स हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, जो लोग 11th में, 12th में या फिर 8th 9th में, जो लोग आगे चल के बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आ रहा है चीज़ों को समझने में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है। द नेम वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है हमें कि वायरस जो आपका ये नाम है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बता रहा है कि वेनम होता है। क्या होता है, वेनम होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। वाज गिवन बाई पॉस्चर। देखो ये चीज़ थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि वायरस का मतलब वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड किसने बताया था, पॉस्चर ने बताया था। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। कि वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाई पास्चर, ठीक है। ये चीज़ में क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बता रहा है, डीजे आइवोन स्काई। क्या बता रहा है, डीजे आइवोन स्काई जो है 1892 में क्या बताया था कि सर्टेन माइक्रोब्स एज काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। देखिए ये लाइन थोड़ी में बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं और अच्छे से, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी किसने क्या बोला था। देखिए क्या बोल रहे हैं कि डीजे आइवोन स्काई जो थे वो अपना बता रहे स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कौन होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मोज़ैक डिसीज़ ऑफ टोबैको को काज करते हैं। देखो मोज़ैक डिसीज़ किसकी है, टोबैको की है, और काज कौन कर रहे हैं, कुछ माइक्रोब्स। और वो जो माइक्रोब्स हैं ना, वही आपके जो हैं क्या है, उनको उनके बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि आपके कहीं ना कहीं ये लोग वायरस ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है आगे। दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये जो आपके टोबैको मोज़ैक डिसीज़ काज कर रहे हैं जो माइक्रोब्स हैं, ये आपके बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दे पासेस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं ये, अगर कोई चीज़ बैक्टीरिया से छोटी है, अगर कोई चीज़ बैक्टीरिया से छोटी है तो वो जाहिर सी बात है कि एक बैक्टीरिया के जो प्रूफ फिल्टर होता है ना, उससे वो लोग पास कर जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक छन्नी है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एक छन्नी है, उसमें बहुत छोटे छोटे क्या हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे इसके पास क्या है, ऐसे पोर्स हैं, क्या हैं, बहुत सारे पोर्स हैं। तो अगर हम इसमें कोई चीज़ छानना चाहेंगे, अगर हम इसमें कोई चीज़ छानना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है जो इससे, इस छन्नी के जो आप छोटे छोटे पोर देख रहे हो ना, जो इस छन्नी के छोटा छोटा आप पोर देख रहे हो, तो जिनका साइज इन पोर से थोड़ा छोटा होगा ना, वो लोग इससे नीचे चले जाएंगे, और जिनका साइज इन पोर से थोड़ा बड़े होगा वो लोग ऊपर ही रह जाएंगे।
जाहिर सी बात है, ठीक है। जिनका छोटा है वो लोग नीचे चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा ये हमारा जो है, ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इसको इससे छानोगे ना तो ये लोग ऊपर ही रह जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ऊपर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका जो ये सेकंड है, इसका साइज़ देखो काफ़ी छोटा है, ठीक है, इसका साइज़ क्या है, काफ़ी छोटा है। तो ये लोग क्या करेंगे, इससे पास कर जाएंगे, तो ये लोग आपके नीचे आ जाएंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जिनका भी साइज़ बड़ा होगा ना वो ऊपर रह जाएगा, और जिनका साइज़ छोटा है वो लोग नीचे चले जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया का जो फ़िल्टर है ना, जो बैक्टीरिया का जो फ़िल्टर पेपर है, जो भी उनका फ़िल्टर करने का मेथड है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो वो लोग ऊपर रह जाते हैं। लेकिन जो वायरस हैं, जो आपके माइक्रोब वायरस, नाम तो नहीं बोल रहा है बट उन्हीं की बात हो रही है, कि जो आपके माइक्रोब्स होंगे ना उनका साइज़ छोटा है तो वो लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और वो लोग क्या है, जो ये बैक्टीरिया का जो फ़िल्टर लगा हुआ है ना, इससे वो लोग पास कर जा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप सिंपल से ध्यान रखेंगे कि जो बैक्टीरिया वाला फ़िल्टर है उसमें आपका बैक्टीरिया जो है वो ऊपर ही रह जा रहा है, बट वायरस जो है आपके जो माइक्रोब हैं वो छोटे साइज़ के हैं, तो वो लोग नीचे पास कर जा रहे हैं, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ये है कि DJ वन स्काई जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपल से इस बात को बोला कि जो आपके माइक्रोब होते हैं काज करते हैं ऑर्गेनिज्म मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें किसने बोला था, DJ आइवन स्काई ने बोला था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, आपके MW बेंजरनिक जो थे 1898 में, उन्होंने बताया डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and are called fluid कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडम वाला जो स्टेटमेंट था उसको बेंजरनिक ने बोला था। इनका स्टेटमेंट ये था कि जो आपका टोबैको में जो लोग डिसीज़ काज कर रहे हैं, जो आपके इन्फेक्शन कर रहे हैं, जब उनका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, जब उनका क्या निकाला गया, एक्सट्रैक्ट निकाला गया, तो उस एक्सट्रैक्ट से क्या हुआ, जो हेल्दी प्लांट थे वो उनको क्या हो रहा था, इन्फेक्शन हो जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड है ना, जो एक्सट्रैक्ट है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडियम। अब एक वर्ड आपको समझा देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, क्या हमारे पास सॉल्यूशन है और वो हेट्रोजीनियस है, क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो उसको हमने क्या किया है, ऐसा हमारे पास एक छन्नी है, ठीक है, हमारे पास एक क्या है, छन्नी है, आप समझ लो। जैसे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे छान लिया और हमने नीचे क्या रखा है, एक बर्तन रख लिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने इसको छान लिया तो इसमें जो इसका जो फ्लूइड होगा ना, जो इसका अच्छा वाला पार्ट होगा, होमोजेनस वाला होगा, वो इसका नीचे आ जाएगा। बट इसका जो काफ़ी बड़े पार्ट है जो कि इनसॉल्युबल है वो ऊपर ही रह जाएंगे ना। तो इसका जो ये नीचे पार्ट आ जा रहा है, इसका जो ये नीचे पार्ट आ जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि फिल्ट्रेट क्या होता है। और इसी फिल्ट्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी फिल्ट्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी तो आप इस चीज़ को वापस से देख सकते हो, तो आपको आई होप कि बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं NCERT क्या बता रहा है। तो यहीं पर आपको बता रहा है बेंजरनिक का स्टेटमेंट, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है इन्होंने। जो बेंजरनिक ने बोला था कि जो आपके होते हैं कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडियम वाला स्टेटमेंट जो है इन्हीं का था, ठीक है। तो हमें बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडियम होता है, और कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है कॉन्टेजियम वाइपम फ्लूइडियम का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है MW स्टैनले। WM स्टैनले क्या बोलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था 1935 में, shows that virus could be crystallized and crystal consist largely of proteins। इन्होंने क्या किया था, वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज्ड किया था। क्या किया था, वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। और उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, ज़्यादातर क्या करते हैं, लार्जली प्रोटीन को कंसिस्ट करते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट। यानी जैसे आपको जो वायरस होता है ना, जिसको इन्फेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। तो जो आपके ये वायरस होते हैं ना, ये जब किसी होस्ट को, स्पेसिफिक होस्ट को ये लोग क्या करते हैं, इन्फेक्ट नहीं किए होते हैं, बाहर रहते हैं, तो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं आपके,
ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। देखो पैरासाइट तो आपको पता है, लेकिन ऑब्लिगेट थोड़ा एक नया वर्ड है। तो इसको हम लोग जो आपका डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि ऑब्लिगेट क्या होता है। ठीक है, ये आपके कौन प्रकार के पैरासाइट होते हैं। देखो पैरासाइट कई प्रकार का होता है ना, तो उसमें ऑब्लिगेट एक उसका टाइप होता है। यहाँ पर आप सिंपल से एक चीज़ समझ सकते हो। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जिसके साथ वो एसोसिएशन बनाएगा, बस उसी के साथ बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाना चाहता वो। ठीक है, उसी के साथ वो रहेगा, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। उस प्रकार का जो आपका पैरासिटिज्म का होता है ना, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बता रहा है। यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए M.W. स्टैनले जो थे, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने आपका क्या किया था, क्रिस्टलाइज्ड किया था। और क्रिस्टल के बारे में बताया था कि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट के। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या है, क्या बताया हुआ देखिए, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के अलावे क्या होता है, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी आपका जो वायरस होता है उसके पास प्रोटीन के अलावे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। नेक्स्ट बताता है दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है कि वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों हो। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी बात इन्होंने बताया कि या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास दोनों ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आइदर डीएनए और आरएनए। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट क्या बताया हुआ इन्होंने। नेक्स्ट बता रहा है ए वायरस इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ये बता रहा है कि जो आपका ये वायरस होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये पहले इसे हम समझते हैं। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, देखो नाम से लग रहा है इसमें कोई दो चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, एक तो न्यूक्लियो से कुछ लग रहा है और एक लग रहा है प्रोटीन से। तो देखिए जैसे इसका नाम में ही हमें थोड़ा लग रहा है कि न्यूक्लियो का मतलब है कि इसके पास कुछ इसका जेनेटिक मटेरियल है, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि न्यूक्लियो का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल का जिक्र हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल, अभी हमने बात भी किया था कि वायरस के पास या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रोटीन तो आपका क्या होता है, प्रोटीन होता ही है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर और हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या तो डीएनए होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर आपका होगा आरएनए होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता, आपका ये दोनों नहीं हो सकता, या तो ये आपका ये होगा या फिर आपका ये होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई भी हुई है कि आपका न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि जो वायरस आपके किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड का आरएनए होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो आपका ये बता रहा है कि जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होगा, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड का या फिर डबल स्टैंडर्ड का आरएनए हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड का डीएनए भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपको बता रहा है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि बैक्टीरियल वायरस, देखो बैक्टीरियल वायरस वो होते हैं ऐसे वायरस जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियल वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको बता भी रहा है यहाँ पर कि वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली बोल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड का क्या होता है उनके पास, डबल स्टैंडर्ड का डीएनए होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये चीज़ आपको बता रहा है, इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़ तो मैं ये हाईलाइट कर लेते हैं कि जो भी आपके जो वायरस होते हैं
जो भी आपके वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं आपके प्लांट्स को, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड का आरएनए वाले। जो वायरस आपके एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड का आरएनए होता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है। उसके अलावा हम ये हाईलाइट कर लेते हैं जो आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके पास क्या होता है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड का डीएनए होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। द प्रोटीन कोट कार्ड कैप्सिड, ये हमारे लिए एक थोड़ा नया वर्ड है कि जो प्रोटीन की कोट होती है। हमने भी आपको बताया था कि आपके जो वायरस होते हैं ना, एक ऐसे होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है ना उसके जो कोट होती है, जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। मेड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, ये आपके छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है, इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। समझते हैं क्या बोल रहा है ये आपका। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, वायरस का प्रोटीन है। क्या है हमारे पास, वायरस का ये प्रोटीन है। तो ये क्या है, प्रोटीन का कोट है। क्या है, प्रोटीन का ये आपका कोट है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोटीन कोट है, इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या है, प्रोटीन कोट है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे प्रोटीन कोट ये आपका हो गया, ठीक है, पूरा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डिब्बे आपको दिख रहे हैं ना, है ना, ये आपको छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये है ये है, ये आपका सारा क्या है, छोटे छोटे डिब्बे हैं। तो इन्हीं डिब्बों के बारे में बता रहा है कि इसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका पूरा जो आपका ये प्रोटीन कोट है ना, ठीक है, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसी प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी कि कैप्सिड क्या होता है और आपका कैप्सोमियर क्या होता है। ये जो आपका पूरा सिस्टम है, जो आपका क्या है, पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये छोटे छोटे आपको जो मोनोमर्स होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। आप इसको समझ सकते हो मोनोमर और पॉलीमर के कंसेप्ट से। पॉलीमर पर क्या है, कैप्सिड, और जो आपके छोटे छोटे मोनोमर्स हैं आपके क्या है, कैप्सोमियर्स है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लगती हैं। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बता रहा है। जो आपके कैप्सोमियर्स होते हैं प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जाहिर सी बात है यार, जब आपको कोई एक कवर बना है तो कवर क्या करेगा, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट ही तो करेगा ना। और इनका जो इन्फेक्शियस चीज़ है वो तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो उसी को तो प्रोटेक्ट करेंगे ना ये लोग। तो वही चीज़ बता रहा है कि आपको जो कैप्सोमियर्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical forms। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जो आपके कैप्सोमियर्स होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, हेलिकल हो सकता है फिर पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब हेलिकल कैसा होता है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हमारा जो डीएनए होता है ना, वो जैसा अरेंज होता है उसे हम बोलते हैं हेलिकल मॉडल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहाँ पर अच्छे से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा समझ लो कि उसका जो शेप होता है ना वो कैसा होता है, हेलिकल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायरस कासेज डिसीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये आपको बता रहा है कि वायरस से जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में, कि जैसे आपका मम्प्स हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, मम्प्स हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, इसको माता भी बोलते हैं, हर्पेस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सारी आपके कुछ डिसीज़ेज़ हैं। आपने परेशान नहीं होना कि डिसीज़ कैसे याद होंगी। ये आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वहाँ पर हम सारे डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस का डिसीज़ कौन सी होती है, बैक्टीरियल कैसी होती हैं, और भी जो भी होती हैं उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि जो आपका एड्स होता है ह्यूमंस में इज़ आल्सो कास्ट बाय अ वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एड्स होता है ना, बहुत ही ख़तरनाक तरीके की बीमारी होता है, वो भी आपका एक वायरस से होता है, और उसे हम बोलते हैं HIV वायरस। आप इस चीज़ को जान लो। ऑल दो इसको हम पढ़ेंगे आगे, आपका जो डिसीज़ वाला चैप्टर है वहाँ पर एड्स दिया हुआ है, कैंसर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पर आप थोड़ा समझ लो कि जो आपका एड्स होता है ना, वो एक HIV नाम का वायरस होता है जो कि आपके बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो उससे आपका एड्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टर्निंग ग्रोथ। तो क्या आपका सिम्टम्स बता रहा है कि आपका जब कोई प्लांट है अगर किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ पत्तियाँ उसकी मुड़ जाती हैं, री फ्लोरिंग हो जाता है, कर्ल हो जाती हैं पत्तियाँ जो आपकी पीली पड़ जाती हैं, लोविंग हो जाता है। उसके अलावा जो उसकी वेन्स होती हैं वो भी क्लियरली दिखाई देती हैं। ड्वार्फिंग का पेड़ बढ़ेगा ही नहीं, उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी।
ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं आप उसको पकड़िए, आगे की चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है वायरॉइड्स। देखिए वायरॉइड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस के बाद। तो वायरॉइड्स के बारे में क्या बताया हुआ है, इन 1971 टीओ डायनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर दैन वायरस एंड काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो वायरॉइड्स होता है इसका जो खोज था, डिस्कवरी था, इसको किसने किया था, टीओ डायनर ने किया था। कब किया था, 1971 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है ये जो आपका वायरॉइड्स होता है इनका जो साइज होता है, इनका जो क्या होता है साइज होता है, वो वायरस से क्या होता है छोटा होता है। और एक डिसीज़ काज कर रहे थे जो कौन सी थी, जो कि थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा डिसीज़ काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ काज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। क्या बता रहा है, किसके पास क्या होता है, एक फ्री आरएनए होता है। इट मीन्स इसके पास सिर्फ एक क्या होता है, आरएनए ही होता है। इट लैक्ड था प्रोटीन कोड, इसके पास क्या होता है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, सिर्फ इसके पास क्या होता है, आरएनए होता है, वो भी फ्री आरएनए होता है। दैट इज़ फाउंड इन वायरस, जो कि आपका प्रोटीन कोड जो होता है इसकी वो कहाँ मिलता है, आपके वायरस के अंदर मिलता है। अभी हमने इसको फिगर से भी समझा था। नेक्स्ट आता है हेंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरॉइड्स होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बता रहा है कि द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि जो आपके पास वायरस का आरएनए होता है उसके कंपेयर में जो आपका वायरॉइड्स का आरएनए होता है उसका क्या होता है, मॉलिकुलर वेट काफ़ी क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं कि जो आरएनए होता है उसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। और इनके पास क्या होता है, सिर्फ आरएनए ही होता है। इनके पास क्या, प्रोटीन कोड जो होती है ना वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और टीओ डायनर ने इसके बारे में बताया था। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। देखिए कुछ लोगों ने लाइकेन का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बट आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लाइकेन जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। देखो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड लाइकेन। पहली चीज़ तो ये समझो कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें आपको म्यूचुअली दोनों को ही फ़ायदा मिलता हो। क्या होता है, दोनों ही जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म उनको दोनों को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, यूज़फुल होता है, ठीक है, दोनों के लिए ही। और लाइकेन जो होता है इसमें क्या होता है, एक म्यूचुअली रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगाई के बीच में, ठीक है। एल्गी और फंगाई के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को ही क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। एल्गी कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबाइंट। हमें थोड़ा बात ध्यान रखना है कि जो आपका लाइकेन होता है उसके अंदर जो आपका फंगाई वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं और एल्गी वाले को क्या बोलते हैं। तो यहाँ बताया हुआ कि जो आपका एल्गी वाला कंपोनेंट होता है उसे हम फाइकोबाइंड बोलते हैं, जो आपका फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम माइकोबाइंड बोलते हैं। इसको हम एक फिगर से समझते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये लाइकेन है, हमारे पास क्या एक लाइकेन है, तो ये लाइकेन जो है इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक आपका होगा एल्गी और एक आपका होगा फंगाई। ये दोनों को ही क्या मिलता है, एक दूसरे से फ़ायदे मिलता है। और जो आपका ये एल्गी वाला कंपोनेंट होता है ना, ये जो आपका एल्गी वाला कंपोनेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, और जो फंगी वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं। तो जो आपका एल्गी वाला कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं आपका क्या, इसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जो आपका ये फंगाई होता है ना इसे हम बोलते हैं माइकोबायोंट्स। क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। और ये आपका कैसा होता है, ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्या होता है, ये आपका सिम्बायोटिक होता है। कैसा होता है, सिम्बायोटिक होता है। वो सीधा सा मतलब सिम्बायोटिक का होता है, जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम ए है, इसका नाम बी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म ए है इसको इस ऑर्गेनिज्म बी से क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ
पर आपका जो ऑर्गेनिज्म ए होगा उसको ऑर्गेनिज्म बी से फ़ायदा है, और जो आपका ऑर्गेनिज्म बी होगा ना इसको भी फ़ायदा होता है ऑर्गेनिज्म ए से। इट मीन्स दोनों को ही यहाँ पर पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, दोनों को ही क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपका म्यूचुअलिज्म होता है तो दोनों को ही क्या मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव ही इंटरेक्शन होता है, दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है एनसीईआरटी में कि आपका जो फाइको बैंड होता है ना वो कैसा होता है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड माइको बैंड जो होता है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बट इसको आप फिर से समझिए। देखिए इरेज कर देते हैं पहले हम इस चीज़ को। देखिए क्या बता रहा है आपका कि जो आपका एल्गी वाला कंपोनेंट होता है, ठीक, आप देखते जाइएगा, जो आपका एल्गी वाला कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं फाइको बैंड। क्या बोलते हैं, फाइको बैंड। और जो आपका ये फाइको बैंड होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। जो आपका ये फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं माइको बैंड। और जो आपका ये माइको बैंड होता है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस चीज़ को हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं कि जो आपका एल्गी कंपोनेंट होगा उसे हम बोलते हैं फाइको बैंड। फाइको बैंड क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका ये फंगल कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं माइको बैंड। और ये जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, ये जो होते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब यही होता है कि वो खाना बनाएगा खुद से, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। तो एल्गी जो होता है प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। बहुत ही भयंकर लाइन है लेकिन मतलब बहुत सीधा है। एल्गी देखो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। तो अगर कोई चीज़ ऑटोट्रॉपिक है तो वो खाना ही बनाएगा। वो खाना किसके लिए बनाएगा, जो उसका पार्टनर है इस एसोसिएशन के अंदर। उसका पार्टनर कौन है, फंगाई है। तो एल्गी जो है वो खाना बनाएगा किसके लिए, फंगाई के लिए। अब देखो एल्गी ने तो अपना काम कर दिया उसके लिए, बट फंगाई क्या करेगा, फंगाई भी इसके लिए काम करेगा। तो फंगाई क्या करेगा, इसको घर देगा। क्या देगा, घर देगा। इट मीन्स इसको वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट जो होंगे, जो क्या होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट होगा उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। और क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हो गई कि जो आपका एल्गी है वो खाना बना के दे रहा है, और जो फंगाई है वो उसको घर दे रहा है, उसके अलावा उसे मिनरल्स दे रहा है, उसको वाटर दे रहा है। तो इस चीज़ को हम एक बार बना के भी देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी आगे रीड करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारा एल्गी है, ये हमारा एक फंगाई है। तो एल्गी क्या करेगा, एल्गी जो है वो क्या करेगा आपका, देखिए एल्गी जो होगा वो आपका फूड बनाएगा। क्या करेगा, फूड बनाएगा। और किसको देगा, वो फंगाई का देगा। और फंगाई क्या करेगा बदले में, देखिए फंगाई भी उसको बदले में कुछ देगा ना। तो फंगाई क्या देगा, पहली चीज़ उसे शेल्टर देगा। क्या देगा, घर देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा, उसको ये वाटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पानी देगा। आपको जो एल्गी होगा फंगाई उसको एब्जॉर्ब करके। और क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा। जो आपका ये फंगाई एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से मिनरल्स, उसको भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एल्गी को। तो ये सारी चीज़ें आपका एसोसिएशन में आती हैं। और आपका एक बात और थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि जो आपका एल्गी होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और जो आपका ये फंगस होता है ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन साई लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी इनका जो एसोसिएशन होता है इतना क्लोज होता है कि अगर कोई बाहर से एक लाइकन को देखता है तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। यानी इतना इनका घनिष्ठ मित्रता होता है, ठीक है, इतना इनका अच्छा एसोसिएशन होता है कि इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एल्गी और फंगा। ये आप देख के नहीं बता सकते, ठीक है, किसी लाइकन के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है, विद इन देम लाइकन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी जो आपको लाइकन होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि आपको जो लाइकन होते हैं, ठीक है, ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में क्यों ग्रो नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। और ये आपका ग्रो ही नहीं करेंगे पॉल्यूटेड एरियाज़ में। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट भी यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है
कि जो आपके एल्गी होते जो आपके लाइकन होते हैं, जो कि एल्गी और फंगाई के एसोसिएशन से बनते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, आपके बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं और ये ग्रो नहीं करते पॉल्यूटेड एरियाज़ के अंदर। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो, और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, अपने जूनियर के साथ आप शेयर कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।